अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो है वो किस तरह होती है, इसकी स्टेजेस, इसके रिएक्शन वगैरह जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे ब्रीफली। तो फर्टिलाइजेशन जो है ये हम जो है एम्ब्रियोलॉजी में इसको स्टडी करेंगे कि ये किस तरह जो है एक एम्ब्रियो है वो डेवलप होता है। तो एम्ब्रियो जो है वो एम्ब्रियोलॉजी बेसिकली क्या होती है? एम्ब्रियोलॉजी द स्टडी ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो एक एम्ब्रियो है उसकी जो स्टडी को हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। उसकी जो डेवलपिंग स्टेजेस होती हैं उसको हम जो है एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। यहाँ आप इस तरह इसको जर्नल एम्ब्रियोलॉजी को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि फर्स्ट 8 वीक ऑफ डेवलपमेंट को अगर हम स्टडी करें तो हम इसको क्या कहते हैं? जर्नल एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी से हटकर अगर हम बात करें ऑब्स्टेटिक्स की, ऑब्स्टेटिक्स क्या होता है? ऑब्स्टेटिक्स जो होता है हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंसेज। ये मेडिकल साइंसेज की ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम डिस्कस करते हैं चाइल्ड बर्थ को, प्रेगनेंसी को और पोस्टपार्टम पीरियड को। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करते हैं ऑब्स्टेटिक्स में। पोस्टपार्टम पीरियड ऐसा पीरियड होता है जब एक मदर जो है वो एक बर्थ आफ्टर बर्थ जो उसका पीरियड होता है उसके अंदर जो चेंजेस होती हैं हम उसको बोलते हैं पोस्टपार्टम पीरियड। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट। एम्ब्रियो को जो फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट है उसमें फर्टिलाइजेशन आ जाती है। और फर्टिलाइजेशन जो है वो होती क्या है, तो हम इसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। फर्टिलाइजेशन क्या होती है? फर्टिलाइजेशन जो है ये एक स्पर्मेटोजोन्स जो होते हैं, जो स्पर्मेटोजोन जब फ्यूज़ करते हैं ओ साइड के साथ, तो हम इसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो ये जो फ्यूजन होती है, द यूनियन ऑफ स्पर्मेटोजोन विद ओ साइड इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। होता इस तरह है कि एट अ टाइम जब एजैकुलेशन होती है तो 200 मिलियन स्पर्म जो है एजैकुलेट होते हैं एक टाइम में। जो है कितने 200 मिलियन स्पर्म जो है वो जो है रिलीज़ होते हैं। तो उसमें से क्या होता है कि ये जो 200 मिलियन स्पर्म जो इजैकुलेट हुए हैं ये क्या करते हैं? ये ट्रैवल करते हैं थ्रू द सर्विक्स। सर्विक्स के अंदर ये ट्रैवल करते हैं, इनके साथ एक फ्लैजेला अटैच होता है जो क्या करते हैं? इनको मोशन में हेल्प करते हैं। ये विप लाइक मोशन जो है वो करता है और सर्विक्स से ये ट्रैवल करता करता जो है यूट्राइन ट्यूब के अंदर चला जाता है, जिसको हम फ्लोपियन ट्यूब भी बोलते हैं और ओविडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा मैकेनिज्म है जो इसको हेल्प करता है स्पर्म को जो है वो साइड के पास जाने में, कौन हेल्प करता है? वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है। यूट्रस की एक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है जो क्या करता है? इसको लेके जाता है, स्पर्म को हेल्प करता है। उसके बाद क्या होता है? ये जो होल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, ये जो पूरा प्रोसेस है उसको कितना टाइम लगता है? 30 मिनट से 2 आवर्स जो है इसको ये प्रोसेस होने में लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो है इसमें जो 200 मिलियन स्पर्म जो है जो जैकुलेट हुए हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ 200 जो स्पर्म्स हैं वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो जाके रीच करते हैं स्कैंड्रियोसाइट। होता इस तरह है कि 200 मिलियन स्पर्म रिलीज हुए, उनमें से जो है 200 स्पर्म जो है वो ज़िंदा बच गए, बाकी जो है वो डेड हो गए। जो 200 स्पर्म है वो कन्वर्ट हो गए सेकेंडरी ओसाइट्स में। सेकेंडरी ओसाइट्स क्या होते हैं? जिनमें हिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, जो एट द टाइम ऑफ जैकुलेशन जो स्पर्म के अंदर जो उनका क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, लेकिन जैसे ही वो सेकेंडरी ओसाइट में कन्वर्ट होते हैं तो वो जो है हिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम उनमें रह जाते हैं। और उनमें भी 200 में से भी जो है सिर्फ एक जो इस काबिल होता है जो फर्टिलाइज करता है ओवम के साथ। ठीक है, तो आप इस तरह कह लें कि 200 में से 200 मिलियन स्पर्म में से सिर्फ एक इस काबिल है जो फर्टिलाइजेशन कर सकता है, तो बाकी जो है वो डेड हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये होता है कि इनको जो रिएक्शन में फर्टिलाइजेशन के दौरान दो रिएक्शंस होते हैं उनको हम बोलते हैं, एक को फर्स्ट वन जो है वो कैपेसिटेशन रिएक्शन और जो सेकंड वन है एक्रोसोमल रिएक्शन। ठीक है, तो कैपेसिटेशन रिएक्शन क्या होता है? सबसे हम देख लेते हैं कैपेसिटेशन रिएक्शन क्या होता है। जो कैपेसिटेशन रिएक्शन है
इसमें होता है कि स्पर्म की हाइपर एक्टिविटी हो जाती है। जो स्पर्म है वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, उसकी मूवमेंट बहुत जो है फ्रिक्वेंटली मूवमेंट हो जाती है, विप लाइक मोशन है उसकी बहुत तेज़ हो जाती है। और इसमें क्या होता है कि जो यूट्रस है, यूट्रस की जो वॉल है और जो यूट्राइन ट्यूब है, ये क्या करती है, इनमें से कुछ इस तरह की सक्रीशंस होती हैं, कुछ सक्रीशंस होती हैं जो क्या करती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्टेबलाइज कर देती है। किसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को? स्पर्मेटोजुआ की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये क्या कर देती है, डिस्टेबलाइज कर देती हैं। जो क्या करते हैं, इसके जो एक्रोसोम है, स्पर्म का जो हेड होता है उसको हम एक्रोसोम बोलते हैं, उसको ये क्या करते हैं, उसको मोर फ्लूडी कर देता है, ताकि ये क्या करे, फर्टिलाइजेशन में इसको हेल्प आउट करता है। इस तरह कह लें कि यूट्रस की वॉल जो है और यूट्राइन ट्यूब है, ये क्या करती है, कुछ इस तरह की सिक्रीशंस करती हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको ये क्या करती है, डिस्टेबलाइज कर देती है। जब उसको डिस्टेबलाइज करती है तो उसके अंदर मोर फ्लूइड रिलीज होना शुरू हो जाता है जो स्पर्म को हेल्प आउट करता है मूवमेंट में। तो कैपेसिटेशन रिएक्शन के दौरान जो है क्या हुआ कि जो फ्लैजेला है, जो स्पर्म के एंड पे जो है एक्रोसोम के साथ एक फ्लैजेला अटैच होता है, वो क्या करते हैं, मोर फ्रिक्वेंटली जो है बीट करता है और मोर फ्रिक्वेंटली उसकी मूवमेंट जो है वो बहुत तेज़ हो जाती है। और जो कैपेसिटेटिव स्पर्मेटोजोन जो हैं वो क्या करते हैं, वो कोरोना रेडिएटा को क्रॉस करते हैं, कोरोना रेडिएटा के पास पहुंच जाते हैं। तो कोरोना रेडिएटा क्या होती है, जो वो साइट होता है, ठीक है, उसके जो आउटर मोस्ट एक सेल की लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा क्या होती है, ये ग्रैनुलोसा सेल्स की एक लेयर होती है, डेंस ग्रैनुलोसा सेल की एक लेयर होती है जो वो साइड के आउटर मोस्ट होती है, ठीक है। तो फिर जैसे ही जो कैपेसिटेटिव स्पर्मेटोजोन्स जो हैं वो कोरोना रेडिएटा को क्रॉस करते हैं तो वो पहुंच जाते हैं जूना पेलासोडा में। जूना पेलासोडा क्या है, कोरोना रेडिएटा के बाद एक लेयर आती है जिसको हम बोलते हैं, सेल्स की एक लेयर है जिसको हम बोलते हैं जूना पेलासोडा। आप जो है मैं इसको समराइज़ करता हूँ, कैपेसिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, स्पर्म की हाइपर एक्टिविटी हो जाती है, स्पर्म जो है वो मोर फ्रिक्वेंटली जो है मूव करते हैं। तो फ्रिक्वेंटली मूव वो किस तरह करते हैं कि इनको कौन से प्रोसेसेस हैं जो स्पर्म को जो है वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सबसे पहले जो है वो सक्रीशंस होती हैं, यूट्रस की वॉल के अंदर से कुछ सक्रीशंस होती हैं और यूट्राइन ट्यूब से कुछ इस तरह की सक्रीशंस होती हैं जो क्या करती है, स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्टेबलाइज कर देती है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, जो एक्रोसोम होता है उसके अंदर मोर फ्लूडी हो जाता है। जैसे ही वो फ्लूडी हो जाएगा तो वो आराम से जो है वो मूवमेंट कर लेगा थ्रू कोरोना रेडिएटा। जैसे ही वो कैपेसिटेटेड जो स्पर्मेटोजोन्स है वो कोरोना रेडिएटा के पास पहुंचते हैं तो उसके बाद जो है वो जूना पेलासुडा के पास पहुंच जाते हैं, उसको क्रॉस करते हैं तो वो जूना पेलासुडा जो सेकंड लेयर है उसके उसके पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद कौन सी लेयर आती है, लास्ट पे जो थर्ड लेयर आती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो साइड की। होप्स हो कि आपको समझ आएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन क्या हुआ, इसमें इस तरह होता है कि जैसे ही स्पर्म ने क्रॉस की कोरोना रेडिएटा, कैपेसिटेशन में वो कोरोना रेडिएटा क्रॉस करके आ चुका है जुना पेलासुडा के पास। अब जुना पेलासुडा में जो है प्रोटीन के कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं GP3 रिसेप्टर्स। ये GP3 रिसेप्टर्स क्या करते हैं, स्पर्मेटोजोन्स के हेड में इस तरह की प्रोटीन होती है, उनके साथ ये जो रिसेप्टर्स है बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। जो प्रोटीन्स होते हैं, कुछ स्पर्मेटोजुआ जो होते हैं उनके अंदर स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन्स होती हैं जिनके साथ ये जो जूनो पेलासुडा में GP3 रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ अटैच हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, एक्रोसोमल रिएक्शन होता है, ठीक है। एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या होता है कि जो स्पर्म के हेड में जो एक एंजाइमेटिक कंटेंट होता है, एंजाइमेटिक कंटेंट होता है वो रिलीज होता है जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो जूना पेलासुडा को क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। जैसे ही जूना पेलासुडा रप्चर होगी, डाइजेस्ट होगी, तो उसके बाद जो स्पर्म है वो एक स्पेस के दरमियान, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जूना पेलासुडा के दरमियान में एक स्पेस होती है जिसको हम बोलते हैं पेरीविटलाइन स्पेस। ये स्पेस के अंदर जैसे ही पहुंच जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, जो स्पर्म है वो पेरीविटलाइन स्पेस के अंदर पहुंच चुका है, ठीक है। इस तरह वो कहाँ पे रीच कर जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। जैसे ही वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रीच कर जाता है, आपको ये डायग्राम के थ्रू मैं समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये आप देख सकते हैं, इस डायग्राम में आप देखें कि स्पर्म जो है वो अटैच हुआ है
जूना जो कोरोना रेडिएटा से। जैसे वो कोरोना रेडिएटा को उसने क्रॉस किया, वो एक स्पेस के अंदर आ गया है, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज़ हुए इसमें, तो इसने क्या किया जी, डाइजेस्ट कर दी इसकी वॉल। ये डाइजेस्ट की कोरोना रेडिएटा को डाइजेस्ट करते ही वो एक स्पेस के अंदर आ गया। ये देखें, ये एक स्पेस के अंदर आ गया, इसको हम बोलते हैं पेरीविटलाइन स्पेस। ठीक है, पेरीविटलाइन स्पेस को जैसे ही वो क्रॉस करके किसके साथ अटैच हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ इधर आके वो अटैच हो चुका है। जो स्पर्म है उसका एक्रोसोम जो है वो इसके साथ आके अटैच हो गया। इसमें ऐसे हुआ कि स्पर्म जो है वो आया, वो कोरोना रेडिएटा के पास अटैच हुआ, उसके बाद वो क्या, उसने उसको डाइजेस्ट किया, हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज हुए, और उसके बाद क्या हुआ, पेरीविटलाइन स्पेस के अंदर आ गया। और वो कहाँ पे आ गया, उसके बाद जो लेयर आई उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ वो फ्यूज़ हो गया। तो हम देखते हैं इसमें, होप्स हो कि आपको इसमें समझ आ गई होगी एक्रोसोमल रिएक्शन क्या होता है। एक्रोसोमल रिएक्शन जो है उसमें क्या होता है कि स्पर्म जो है वो पहुंचते हैं ज़ूना पेलासुडा के पास। जैसे वो ज़ूना पेलासुडा के पास पहुंचते हैं, ज़ूना पेलासुडा में स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन्स होती हैं जिनको ZP3 रिसेप्टर्स कहते हैं, जो अटैच हो जाती हैं जो स्पर्म के हेड के साथ। स्पर्म के हेड में स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन होती है, उनके साथ अटैच हो जाते हैं और ये एक्रोसोमल रिएक्शन करते हैं। इसमें क्या होता है, जो स्पर्म का हेड होता है उसके अंदर एंजाइमेटिक कंटेंट रिलीज होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज होते हैं जो ज़ूना पेलासुडा को डाइजेस्ट करके पेरीविटलाइन स्पेस के अंदर आ जाते हैं। पेरीविटलाइन स्पेस मैंने बताया आपको, उसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो साइड के प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो ज़ूना पेलासुडा के दरमियान में एक लेयर, एक स्पेस होती है जिसको पेरीविटलाइन स्पेस बोलते हैं। और जैसे ही वो पेरीविटलाइन स्पेस को क्रॉस करता है तो वो साइड कहाँ पे पहुंच जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो स्पर्म कहाँ, सॉरी स्पर्म जो है वो पहुंच जाता है वो साइड की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे ही एक स्पर्म जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आ गया, ठीक है, तो हमें सिर्फ एक स्पर्म चाहिए। एक स्पर्म जो है वो एक एग के साथ जो है फर्टिलाइज करेगा। जैसे ही वो फर्टिलाइज करेगा तो एक डिप्लॉयड जाइगोट बन जाएगा। तो जो बाकी स्पर्म्स हैं, जो 200 मिलियन स्पर्म जो हैं, जिनमें से 200 जो हैं वो कन्वर्ट हो गए स्पर्मेटोजोन्स में, सेकेंडरी स्पर्मेटोजोन्स में जो अटैच हो गए, आगे लग गए। तो वो जो है उनको किस तरह रोका जाए, वो किस तरह रुकेंगे। तो उनमें क्या होता है, टू टाइप्स के रिएक्शन होते हैं। वो जो पोलिस्पर्मी होता है, ये जो पोलिस्पर्मी होता है, ये किस तरह इसको हम ब्लॉक कर सकते हैं, किस तरह रोक सकते हैं। तो इस ब्लॉकेज के टू वेज होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। एक होता है फास्ट ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी, एक होता है स्लो ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी। ठीक है, फास्ट ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी में क्या होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, वो साइड की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो डिस्टेबलाइज होती है। जैसे ही वो डिस्टेबलाइज होती है तो वो प्रिवेंट कर देती है बाकी स्पर्म को अंदर आने से। ठीक है, उसके बाद है स्लो ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी। स्लो ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी में क्या हुआ, जो इंट्रा सेलुलर कैल्शियम रिलीज हुआ। इंट्रा सेलुलर कैल्शियम जो है, स्पर्म जो वो साइट है उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर जो फ्लूइड होता है, उधर से इंट्रा सेलुलर कैल्शियम रिलीज हुआ, वो अटैच हो गया, उसने कुछ ग्रैन्यूल्स रिलीज़ किए जिसको हम स्मॉल कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। वो जो है वो अटैच हो गए वो साइड की मेम्ब्रेन के साथ। तो स्लो ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी में क्या हुआ, स्लो ब्लॉक में इंट्रासेलुलर कैल्शियम रिलीज़ हुआ, उस साइड में से कैल्शियम जो रिलीज़ हुआ उसने क्या किया कि स्मॉल कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो है वो उसके रिजल्ट में क्या हुआ, वो अटैच हो गए ओ साइड के साथ। ठीक है, इंट्रासेलुलर कैल्शियम ने क्या किया, कुछ जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं सेल के अंदर, जो क्या करते हैं, अटैच होते हैं वो साइड की मेम्ब्रेन के साथ आके वो अटैच हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो ZP3 रिसेप्टर्स को इनएक्टिव कर देते हैं। जैसे ही ZP3 रिसेप्टर इनएक्टिव हो जाता है तो ज़ूना पेलासुडा जो इनपरमिएबल हो जाती है। जैसे वो इनपरमिएबल होती है तो क्या होता है, जो बाकी स्पर्म है वो ब्लॉक हो जाते हैं, वो अब अंदर नहीं आ सकते। तो इस तरह क्या होता है कि जैसे ही स्पर्म जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अब वो क्रॉस कर चुका है, जो एक स्पर्म आए, बाकी जो स्पर्म है वो ब्लॉक हो गए। अब जो दो रिएक्शंस हुए उनमें क्या हुआ, एक हो गया फास्ट ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी, एक हो गया स्लो ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी। जो फास्ट ब्लॉक है उसमें क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो साइड की वो क्या होती है, वो डिस्टेबलाइज होती है, और जो बाकी स्पर्म है उनको क्या करते हैं,
उनको वो प्रिवेंट कर देता है अंदर आने से। उसके बाद क्या है स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, दूसरा रिएक्शन है स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। इसमें क्या होता है इंट्रासेलुलर कैल्शियम रिलीज होता है जो क्या करते हैं स्मॉल कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स बनाते हैं, जो क्या करते हैं अटैच हो जाते हैं आके ओवोसाइट की मेम्ब्रेन के साथ। जैसे ओवोसाइट की मेम्ब्रेन के साथ वो अटैच हो जाता है तो वो क्या करता है ज़ोना पैलेसुडा को इनएक्टिव कर देता है और ज़ोना पैलेसुडा इम्परमिएबल हो जाती है। तो जो हुआ बाकी जो स्पर्म थे वो अब क्या हो गए ब्लॉक हो गए, अब वो अंदर नहीं आ सकते। तो क्या हुआ जो एक स्पर्म अंदर आ चुका है, जो उसके साइटोप्लाज्म के अंदर जो ओवोसाइट के अंदर आ चुका है, वो क्या होगा इधर मियोसिस 2 होगी। मियोसिस 2 हो के जो सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसाइट्स है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वो कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। जैसे ही वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा उसके अंदर हिप्लॉइड नंबर क्रोमोसोम रह जाएंगे, उसको हम बोलेंगे मेल प्रोन्यूक्लियस। ठीक है, और वो साइड भी जो है वो मियोसिस 2 करेगा और वो फीमेल प्रोन्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह ये दो सेल्स जो हैं वो आपस में अटैच होंगे और क्या बन जाएगा एक जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, एक जाइगोट बन जाएगा। तो इस तरह ये दोनों आपस में अटैच हुए और क्या बन गया जाइगोट बन गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये आपको डायग्राम के थ्रू में समझाऊंगा। डायग्राम में ये कैपेसिटेशन रिएक्शन को एक्सप्लेन किया हुआ है। कैपेसिटेशन रिएक्शन में क्या हुआ था कि इसमें जो स्पर्म की मॉर्फोलॉजी है उसकी शेप तो चेंज नहीं होती लेकिन उसकी मोटेलिटी जो है उसकी मोटेलिटी इंक्रीज हो जाती है, हाइपर एक्टिविटी हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा जो है मूव करना उसकी फ्रीक्वेंसी जो है मूव करने की वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो इसमें क्या होता है कि स्पर्म के अंदर जो है एक जो उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है वो होता है फ्रुक्टोस। फ्रुक्टोस जो है जो स्पर्म को मूव करने में हेल्प आउट करता है। तो कैपेसिटेशन में क्या हुआ कि जो स्पर्म है वो हाइपर एक्टिव हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या हुआ एक स्पर्म आया, वो अटैच हुआ कोरोना रेडिएटा के साथ, फिर वो सेकंड पे क्या हुआ उसने क्या किया वो रिएक्ट किया जूना पैलासुडा के साथ। ठीक है, ये आप इसमें देख सकते हैं उसने क्या किया जूना पैलासुडा को उसने डाइजेस्ट कर लिया, डाइजेस्ट करके वो पेरिविटलाइन स्पेस के अंदर आ गया। ठीक है, पेरिविटलाइन स्पेस के अंदर जैसे ही वो आया है ठीक है वो अटैच हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्पर्म एंड एग जो है फ्यूज़ कर गए हैं। और फिफ्थ में आप देख सकते हैं कि स्पर्म न्यूक्लियस एंटर एग, वो एग के अंदर एंटर हो चुका है। जैसे वो के अंदर एंटर होते हैं जो सेल के अंदर ये देखें ये छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स जो हैं ये क्या करते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसको ये GP3 रिसेप्टर जो होते हैं उनको इनएक्टिव कर देते हैं। इस तरह जो स्पर्म है वो अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, होप सो कि आपको समझ आई होगी। तो एक दफ़ा समराइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ जो है वो फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन में टू रिएक्शन होते हैं, एक होता है एक्रोसोमल, एक होता है कैपेसिटेशन रिएक्शन, एक तो एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल में क्या हुआ कैपेसिटेशन में क्या हुआ हाइपर एक्टिविटी होगी और जिससे जो स्पर्म है वो मोर फ्रिक्वेंटली मूव करना शुरू हो गया। उसके बाद दूसरा रिएक्शन हुआ एक्रोसोमल। एक्रोसोमल में क्या हुआ स्पर्म जो है वो डिफरेंट लेयर्स को क्रॉस करते हुए अंदर आ गया और उससे क्या हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आया और जैसे ही वो उसने क्या किया फ्यूज़ हो गया उसके एग के साथ और इस तरह फर्टिलाइजेशन हो जाती है और जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें जायगोट में जो कि डिप्लॉयड होता है। थैंक यू सो मच, होप सो कि आपको समझ आ गई हो।